धर्म के आधार पर देश का विभाजन भी कर दिया। बहुत रियासतें थी, उनको उकसा भी गए और कहीं कहीं निजी बातचीत में ये भी कह गए कि ये अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हें क्या शासन करना आएगा, ये जल्द ही हमें वापस बुलाएंगे। लेकिन मैं आज यहाँ से खड़े होकर अपने राष्ट्र की कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने सभी रियासतों को मिलाकर भारत एक राष्ट्र का जन्म दिया, उसे एक राष्ट्र का स्वरूप दिया। और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने संविधान निर्माताओं के प्रति, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक वाक्य लिख दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी एक राष्ट्र और एक जन। इस भावना की नींव हमारे संविधान के पहले वाक्य में पड़ गई और साथ ही उन्होंने हमें लोकतांत्रिक पद्धति दे दी। और आज मैं माथा ऊंचा करके कहना चाहती हूं कि वही अनपढ़, वही गरीब लोग, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके उस लोकतंत्र को उत्तरोत्तर मजबूत किया। आज मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहूंगी कि 70 वर्ष के भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बार भी सत्ता का हस्तांतरण बुलेट के द्वारा नहीं हुआ, हमेशा बैलेट के द्वारा हुआ। इन्हीं अनपढ़ गरीब लोगों ने अलग अलग तरीके आए मतदान के, लेकिन मतदान करना सीखा और किया। पहले एक मतपेटी नहीं होती थी, अलग अलग मतपेटियां होती थी हर पार्टी के लिए, तो वो अलग अलग मतपेटी में अपनी इच्छा अनुसार वोट डालते थे। फिर मतपेटी एक होने लगी, चुनाव चिन्ह अलग अलग होने लगे, तो वो अलग चुनाव चिन्हों पर मोहर लगाकर एक मतपेटी में वोट डालने लगे। इतिहास भारत ने जो स्थापित किया, उसके लिए केवल लार्जेस्ट या ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की संज्ञा में हम नहीं आते, बल्कि एक सफल और परिपक्व लोकतंत्र की संज्ञा में भारत आता है। और इसीलिए हमारे आस पड़ोस में जहां कहीं भी लोकतंत्र आता है, सबसे ज्यादा आंतरिक खुशी भारत को। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए तो उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए दो ऐसे वाक्य कहे थे जो बाद में नेपाल के जन जन के वाक्य बन गए, घर घर में बोले जाने लगे। उन्होंने कहा, नेपाल युद्ध से बुद्ध की तरफ आया है। उन्होंने कहा, नेपाल शस्त्र से शास्त्र की तरफ आया है। लेकिन आज जब मैं आई हूं तो आपने नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में और एक घटनाक्रम जोड़ा है, जिसमें मैं मोदी जी के उन दो वाक्यों में जोड़ना चाहूंगी कि नेपाल अविश्वास से विश्वास की तरफ आया है। और मैं इस अध्याय को जोड़ने के लिए दो व्यक्तित्वों को विशेष रूप पर बधाई देना चाहूंगी, आदरणीय प्रचंड जी को और आदरणीय देवबा जी को। प्रचंड जी ने कहा कि अगर आप मुझे पहले प्रधानमंत्री बनाते हैं तो स्थानीय निकायों के बाद मैं पद त्याग कर दूंगा और आपको सत्ता सौंप दूंगा। बड़ी पार्टी होने के बावजूद प्रचंड जी पर भरोसा करके उन्होंने प्रचंड जी को पहले प्रधानमंत्री बनाया। ये देवबा जी का विश्वास था। और उसके बाद अनेक बाधाओं के बावजूद प्रचंड जी ने अपना वादा निभाया और देवबा जी को सत्ता सौंप दी। मैं कहना चाहूंगी, आप दोनों व्यक्तित्वों के आचरण ने ये जो नया अध्याय नेपाल के लोकतंत्र में जोड़ा है, ये हमेशा इतिहास में दर्ज होकर नेपाल लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय के रूप में पढ़ा जाएगा। ये आज इस जगह से खड़े होकर के मैं कहना चाहूंगी। भारत केवल सफल और परिपक्व लोकतंत्र के लिए नहीं जाना जाता मित्रों, वो अपने चहुं ओर विकास के लिए भी जाना जाता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, वो चंद महीनों के लिए आए हों, चंद वर्षों के लिए आए हों या बड़े वर्षों के लिए आए, उनका कार्यकाल कितना भी छोटा या बड़ा रहा हो, हर एक ने भारत के विकास और प्रगति में अपना योगदान दिया। और वो इस कारण हुआ कि एक सोच सबकी साझी थी। और वो सोच क्या थी?
हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने विकास को किसी भी विवाद का बंधक नहीं बनने दिया। हमने विकास को विवादों की बलि नहीं चढ़ाया। जब जिंदगी है तो विवाद तो रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, इतना बड़ा विश्व है, पार्टियों में आंतरिक विवाद भी रहते हैं, अन्य पार्टियों के साथ भी विवाद रहते हैं, अन्य देशों के साथ भी विवाद रहते हैं। लेकिन जो मुल्क, जो देश अपने विकास को विवाद का बंधक बना देते हैं, वो देश पीछे रह जाते हैं और उनका खामियाजा कितनी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमने, हर प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग तंत्र बना दो, डिफरेंट मैकेनिज्म्स बना दो, अलग व्यवस्थाएं खड़ी कर दो। साथ के साथ वो विवाद हल करते रहेंगे, लेकिन उन विवादों के चलते विकास को अवरुद्ध मत करो। और यही कारण है कि सबसे पहले हमारे सामने चुनौती थी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने की। हमने हरित क्रांति करके अपने आप को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। और आज कोई भी क्षेत्र आप उठाइए, कृषि, उद्योग, विज्ञान, अंतरिक्ष, हर जगह भारत ने जो विकास किया उसे लोग स्वीकार करते हैं, दुनिया स्वीकार करती है। हमने कौन कौन सी चुनौती नहीं सही। आतंकवाद की चुनौती का सामना हम करते हैं, सीमा विवादों का सामना हम करते हैं, लेकिन उन विवादों का हल एक तरफ से होता रहता है। अभी अभी जो बात मैं कह रही हूं उसका अभी अभी का ताजा उदाहरण है जीएसटी का पास होना। बहुत राजनीतिक दलों के साथ बहुत तरह के विवाद हैं, हमारे मतभेद हैं। जीएसटी के पास होने के समय भी थे, आज भी हैं, उससे पहले भी थे। लेकिन तय किया कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसा रिफॉर्म भारत कर ले तो भारत की आर्थिक विकास और प्रगति की गति 2 गुनी नहीं 100 गुनी हो जाएगी। तो वो तमाम मतभेदों को बरकरार रखते हुए, सुलझा कर नहीं, न सुलझाने की प्रतीक्षा की, उन मतभेदों को बरकरार रखते हुए हमने जीएसटी पास किया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब जीएसटी के बारे में बोलते हैं वो कहते हैं इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मेरी पार्टी को नहीं है, इसका श्रेय मेरे एनडीए को नहीं है, इसका श्रेय केवल केंद्र सरकार को भी नहीं है, इसका श्रेय समस्त देश के राजनीतिक दलों को है, इसका श्रेय जीएसटी काउंसिल में बैठे हुए हर उस वित्त मंत्री को है जो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और समस्त देशवासियों की जनभावना को है जिन्होंने लोगों को कहा कि आप इसको पास करिए। तो एक राष्ट्र और एक जन वाला राष्ट्र आज एक राष्ट्र और एक कर वाला राष्ट्र बन गया। इसलिए ये विकास गाथा बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपके सामने एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोकतांत्रिक पद्धति नेपाल में आई है। हम सब उसकी सफलता की कामना करते हैं। नेपाल का विकास हो, हम उसमें भागीदारी करते हैं, हम उसमें सहयोग देना चाहते हैं। मोदी जी ने एक मूल मंत्र अपने चुनाव के समय दिया था, सबका साथ सबका विकास। जब वो किसी भी दूसरे देश में, पड़ोसी देश में जाते हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास केवल भारत के लिए नहीं था, ये सबका साथ सबका विकास इस पूरे क्षेत्र के लिए है। कि मैं कहता हूं कि भारत जो प्रगति करे उसका लाभ मेरे पड़ोसी देशों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो केवल पड़ोसी नहीं, वो मित्र हैं। हमारी प्रगति का लाभ उनको मिलना चाहिए। तो ये सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे, ये जो एक घोषणा उनकी है, ये जो एक मंत्र उनका है, उसी मंत्र को पुनः दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगी कि नेपाल में शांति रहे, नेपाल में स्थिरता रहे, नेपाल में समृद्धि आए और नेपाल का लोकतंत्र फलीभूत होता रहे, ये शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। और इसके साथ साथ पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करूंगी कि आप हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Well, that was External Affairs Minister Sushma Swaraj speaking at India at the rate 70 in Kathmandu at the Indian Embassy. External Affairs Minister Sushma Swaraj is in Kathmandu to attend the 15th BIMSTEC ministerial meet. She is representing India there in that BIMSTEC meeting. Well,